बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएँ। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का कल आगाज़ हुआ, लेकिन उस आगाज़ ने बारिश के पानियों ने जो है उस मैच को मुकम्मल होने ना दिया। बारिश मुसलसल होती रही और सिर्फ 2 बॉलों का खेल हो सका इस मैच के अंदर और 2 बॉलों पर पाकिस्तान के साबका T20 के कप्तान शाहिनशाह आफरीदी ने 1 विकेट ज़रूर हासिल कर लिया। बड़े ज़बरदस्त वो बॉल थी जो इन स्विंग होकर अंदर की तरफ आई और वहाँ पर बैटर्स के जो है बीट करते हुए गुल्लियाँ उड़ाती हुई दिखाई दी। दूसरी तरफ कल पाकिस्तानी टीम में बड़ी बातें हो रही थी कि कम बैक करने वाले अहमद वसीम टीम में शामिल होंगे, लेकिन कल 11 रुकनी स्क्वाड में अहमद वसीम टीम में शामिल नहीं थे। इब्रार अहमद को कल के मैच में मौका फराहम किया गया और तमाम ही एक्सपेक्ट किए जाने वाली टीम में ये तब्दीली बड़ी जो हैरान कुन नजर आई। और इब्रार माजी में अगर हम देखें तो बड़ी अच्छी बॉल करते हुए नजर आ रहे हैं, मिस्ट्री बॉलर हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको अहमद पे जो है तरजीह देती हुई दिखाई दी पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट कल के मैच के लिए। गो के रोटेशन पॉलिसी उन्होंने जरूर अपनाई हुई है। अब आया क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 4 मैचेस हैं यहाँ पर होम ग्राउंड पर और 4 मैचेस के अंदर हम देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर 4 मैचेस में 5 मैचों की सीरीज और 4 मैचेस अब हमारे पास बच गए, तो 4 में अब हमें फिर 1 मैचेस का ऐसा लगता है कि पिंडी में मैच वो भी मुकम्मल ना हो पाए, क्योंकि वहां पर भी हम एक्सपेक्ट किया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि यह मैच भी बारिश की नज़र हो सकता है। लेकिन खिलाड़ियों के पास कितना मौका होगा, क्योंकि इसके बाद इंग्लैंड जाना है और फिर आयरलैंड के खिलाफ हमने सीरीज के लिए एक 5 T20 मैच खेलने और एक 3 T20 मैच खेलने हैं। लेकिन खिलाड़ियों क्योंकि हमारे पास है इस वक्त ग्रुप, अगर हम देखें अपने खिलाड़ियों के हवाले से तो बहुत ज़्यादा है, हर पोजीशन पे खेलने वाले हमारे पास है, बहुत ज़्यादा प्लेयर दिखाई दे रहे हैं। और कल क्योंकि जहाँ पर मैं इब्रार की बात कर रहा हूँ वहाँ पर हमने देखा कि कल उस्मान खान को भी डेब्यू कराया गया और गो के वो मैच खेलने में मैच खेल रहे थे, लेकिन उनकी बारी नहीं आई और शायद उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी जब वो अपनी बैटिंग से, जिन्होंने PSL में बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया है, उम्मीद यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए वो लंबा बारी खेलते हुए दिखाई देंगे। फिर थोड़ी सी स्कॉश पे की बात कर लें। एक तवील अरसा पाकिस्तान ने जो स्कॉश में अपना राज किया है, लेकिन इस राज के बाद हम देखते हैं कि वो राज है हमारा ख़त्म होकर रह गया है। कोई स्कॉश प्लेयर आगे की तरफ आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और साथ साथ है क्योंकि पिछले दिनों ऑस्ट्रेलियन कप के अंदर हमने देखा कि 5 पाकिस्तान के जो प्लेयर्स है और ख़ासकर जूनियर्स प्लेयर्स है उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई इसमें। और जहाँ पर जूनियर सतह पर हमारे स्कॉश की टीम अच्छा कारकर्दगी दिखा रही है, लेकिन अगर मेन प्लेयर्स की बात करें तो वर्ल्ड ओपन खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया में और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पिछले 2022 में कोई भी प्लेयर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने से कासिर नजर आया था। फिर 2023 के बाद 2024 जब आया तो 2024 में एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान को नुमाइंदगी का मौका मिला स्कॉश की सर्किट में और आसिम खान को वर्ल्ड ओपन में जो है यहाँ पर मौका मिला इस चैंपियनशिप में शिरकत करने का, लेकिन वो पहले ही राउंड में बाहर हो गए। आया पाकिस्तान में स्कॉश का क्या मुस्तकबिल है, यकीनन हम अपने प्रोग्राम में बहुत कुछ बातें करते हैं दीगर खेलों के हवाले से, लेकिन साथ साथ हम स्कॉश पे भी जरूर बात करेंगे अपने शो के अंदर और कोशिश करेंगे कि आने वाले प्रोग्राम में भी स्कॉश के किसी प्लेयर को अपने पास मदऊ करें और उनसे जो है बाकायदा तौर पर सिलसिला जारी रखें। साथ साथ अगर हम बात कर लें दीगर खेलों के हवाले से तो वो भी बात होगी आज शो के अंदर। वेस्ट इंडीज के खिलाफ, विमेंस टीम के खिलाफ अमेरिका जो है सीरीज जारी है वनडे, उस हवाले से भी बात करेंगे। कल दूसरा मैच है, पहले मैच में पाकिस्तान विमेंस टीम को शिकस्त हुई है। इस सारे सूरताल पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जावेद साहब, कल सिर्फ 2 बॉलों का खेल हुआ और शाहीन ने जिस तरह आगाज किया, आप लग रहा था जिस तरह उनकी बॉल, मैंने वो बॉल देखी है इन स्विंग होकर इतनी अंदर की तरफ आई कि बैटर्स को मुकम्मल तौर पर बीट किया। और फिर कल के मैच में हमने देखा कि वहां पर बाकायदा तौर पर अम्माद की काफी बातें हो रही थी, कल अम्माद को टीम में शामिल नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। देखिए, अमाद के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि ये हमारे लिए भी एक हैरानकुन खबर थी कि अमाद वसीम जो है 11 में शामिल नहीं है। और फिर दूसरी हैरानकुन ये थी कि अबरार अहमद को आपने डेब्यू करा दिया T20 में। बहुत अच्छा है, ज़ाहिर है नए प्लेयर्स आने हैं, जिस तरीके से अबरार आया है, नियाजी आया है, उस्मान खान आया, तो ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन अमाद के बारे में जो है
वो समझो ये हमारे लिए सरप्राइज पैकेज था कि उनका नाम ना आना, जिस तरीके से आमिर ने कमबैक किया, अमाद ने कमबैक किया, तो अमाद के हवाले से हो सकता है कि मैनेजमेंट ने देखा हो कि रोटेशन पॉलिसी के तहत वो अगले मैचेस में खिला देंगे। और फिर उनके पास तो रीज़न भी है विकेट के हवाले से कि विकेट जो बहुत साजगार थी स्पिनर्स के लिए, तो इसीलिए हमने अबरार अहमद को डेब्यू करा दिया। और आपको पता स्पिनिंग बॉलिंग का शोबा जो था हमारे पास थ्रू आउट पूरी टीम में, देखिए शादाब था, साइम था, इफ्तिखार अहमद था, फिर अबरार था, 4 स्पिनर तो थे। लेकिन जो डेथ में सिर्फ उन्होंने बैटिंग के लिए जो है नियाजी को जो है वो डेब्यू करा दिया। तो आगे चल के अमाद के लिए तो और मौके बहुत हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कल जितने भी हमारे अहम हथियार थे, इमरान के साथ साथ उस्मान खान भी कल खेल रहे थे, तो वो बात वही हो रही है भाई, उस्मान खान तो ऊपर के नंबर में बॉलर्स के साथ देख रहा हूँ। अगर अमाद वसीम ने नीचे आके बैटिंग के हवाले से अगर देखें तो उन्होंने नियाजी के वो नंबर दे दिया है। और फिर जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे जितने अहम हथियार थे कल जांचने थे मैच में, लेकिन क्या कीजिए मौसम के आगे तो किसी का कोई बस नहीं चलता, तो ये मैच जो है ना हो सका। अगर मैच होता तो हमारे कॉम्बिनेशन का भी पता चल जाता और हमारे प्लेयर्स जो डेब्यू कर रहे हैं, और फिर जिस तरीके से हम कल बात कर रहे हैं ओपनिंग की के आया के रिजवान के साथ जाएंगे बाबर आजम, लेकिन कल बाबर आजम साइम अयूब के साथ जा रहे थे, रिजवान ने 1 डाउन आना था और उस्मान खान ने चौथे नंबर आकर बैटिंग करनी थी। तो सिलेक्शन तो बहुत अच्छी थी और पूरी 11 बहुत अच्छी उतारी। सिर्फ थोड़ा सा जो हमें थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि एक शौक कि यार अमाद वसीम का 11 में नाम नहीं था, इस पे था, लेकिन रोटेशन पॉलिसी के तहत हो सकता है आगे वाले मैचेस में उनको इन कर दें। चलें आने वाले मैचेस में इन कर दे, लेकिन क्योंकि काफ़ी बातें अमाद के हवाले से हो रही थी कि और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे। आपने खुद कहा कि 4 स्पिनर्स खेल रहे थे, तो उसमें शायद इब्रार की जगह बनती दिखाई नहीं दे रही थी। अगर अमाद आ जाते तो अमाद T20 में ज़्यादा फोकस होता है कि एज ए ऑलराउंडर टीम में शामिल किया जाए, और अमाद की परफॉर्मेंस आपके सामने लास्ट 3 मैचेस अगर उन्होंने PSL में खेले हैं तो उन्होंने अपनी टीम को विन कराया वो तीनों मैचेस के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद कल वो 11 रुकनी स्क्वाड में शामिल नहीं थे। रोटेशन पॉलिसी के तहत आप समझ रहे हैं कि उन्हें मौका फराम नहीं किया गया, या आने वाले मैचेस में आप देख रहे हैं कि अमाद मुस्तकिल टीम के मेंबर होंगे? देखें मोइन भाई, इस पे तो मेरे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिस तरीके से अमाद वसीम थ्रू आउट परफॉर्म करता हुआ आया और फिर उसने रिटायरमेंट वापस लेके कौमी टीम में शामिल किया गया उसे, तो यकीनन वो परफॉर्मेंस का तसलसल बरकरार रखते। लेकिन अब क्या कीजिए, अब मैनेजमेंट और कप्तान हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा रोटेशन पॉलिसी का हिस्सा, और दूसरा अगर वो कहेंगे कि विकेट के हिसाब से हमने जो है अबरार को इन कर दिया, स्पिन ट्रैक है, तो आपको जिस तरीके से अमाद की बैटिंग दस्तयाब थी, तो उस खुला को पूरा करने के लिए आपने इरफान नियाजी को इन कर दिया टीम में, तो ये जवाब तो टीम के पास है। लेकिन ये कि अमाद के बारे में जाहिर है आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात और जितने भी नाज़रीन थे तो उन्हें भी देखकर ये चौंक गए कि भाई अमाद का नाम नहीं है। तो हो सकता है रोटेशन पॉलिसी के तहत आगे आने वाले मैचेस में अमाद आपको टीम में नजर आएंगे, और टीम आपको पता है अगर अमाद आप इन कर देते हैं, मेरे हिसाब से कंप्लीट फॉर्मेट जो ये T20 की है उस हिसाब से जिस तरीके से आगे आपने वर्ल्ड कप खेलने जाना है, आयरलैंड जाना है, इंग्लैंड जाना है, तो आपका ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से आपके ओपनिंग स्टैंड अगर चल जाता है तो आपको पता है अगर बोर्ड पे आपके रन्स लग जाएं तो फिर बहुत, और जिस तरीके से शहनशाह ने स्टार्ट किया है, लग रहा था कि शहनशाह पुराने रिदम में आया कि उन्होंने 2 ही बॉलें की, लेकिन क्या खूबसूरत डिलीवरी जिसपे उन्होंने इन स्विंग बोल्ड किया है। तो मकसद शहनशाह अफरीदी अपने पुराने रिदम में, और अब पता क्या टीम में जो मुकाबले का जब रुझान होगा तो एक से बढ़कर एक प्लेयर चाहेगा। अब जैसे आमिर इनू है तो शहनशाह अफरीदी भी लेफ्ट आर्म है, आमिर भी लेफ्ट आर्म है, गो के तजर्बा ज्यादा आमिर के पास। लेकिन जब टीम में मुकाबले का रुझान होता है तो प्लेयर्स की कोशिश होती है कि मैं उससे बढ़कर परफॉर्म करूं। जिस तरीके से आपको पता है कि वकार यूनुस और वसीम अकरम के टाइम में होता था, एक एंड से वकार यूनुस आउट कर रहा होता था, एक एंड से वसीम अकरम आउट कर रहा होता था। जब मुकाबले का आपको पता रुझान टीम में होगा तो ये अच्छा साइन ना सिर्फ हमारे लिए, हमारी क्रिकेट टीम के लिए बहुत अच्छा साइन है, टीम के लिए भी अच्छा साइन होता हुआ दिखाई देगा। और इस वक्त अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है सीनियर स्पोर्ट्स एंकर पर्सन है मोहसिन मेहदी ने। मोहसिन मेहदी, बहुत शुक्रिया आपका विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का।
क्या कहेंगे? कल हमने देखा कि 113 रन से पाकिस्तानी टीम को शिकस्त हुई है, विमेंस वेस्ट इंडीज ने शिकस्त दी है विमेंस टीम ने, और फिर दूसरी तरफ सिर्फ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाला T20 मैच 2 बॉलों का मेहमान रहा, और इस 2 बॉलों में शाहीन शाह अफरीदी ने जिस क्लास की बॉल की है 2, उनमें से 1 विकेट भी हासिल की है। और फिर कल की टीम के अंदर हमने देखा कि अम्माद वसीम टीम में शामिल नहीं थे, इब्रार अहमद को टीम में मौका फराम किया गया। अगर वसीम की बात कर ले तो वसीम ने लास्ट 3 मैचेस में पाकिस्तान सुपर लीग में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी, और उसके बाद फिर उन पर प्रेशर हुआ कि वो जो है रिटायरमेंट वापस ले लें, और उसके बाद रिटायरमेंट में वापस लेने के बाद जब पहला मौका आया तो उन्हें टीम में पहला मौका था कि पहले उन्होंने सिलेक्शन कमेटी ने 17 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया, और फिर कल उन्हें मौका फराम नहीं किया गया। आप समझते हैं एक खिलाड़ी का रिदम बना हुआ हो तो वो रिदम टूटता हुआ दिखाई देता है अगर उसे मौका फराम ना किया जाए? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। दूसरी बात यह कि वुमेन टीम की जहाँ तक आपने पहले सवाल किया तो बड़ा ज़बरदस्त मैच देखने को मिला। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम ने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, और लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने होम ग्राउंड का फ़ायदा नहीं उठा सकी और बहुत बड़े मार्जिन से उसको शिकस्त हुई। अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, और वुमेन्स टीम की कारकर्दगी इतनी खातिर का और रही भी नहीं है। अगर पिछले कुछ मैचेस की बात करें, वो टैलेंट सामने नहीं आ रहा जिस तरह दूसरी तमाम टीमों में नजर आया। जैसे वेस्ट इंडीज ने क्रिकेट खेली वैसे ही हम नहीं खेल पा रहे। जहाँ तक मेंस टीम की बात है, खुशाइन बात है कि न्यूजीलैंड एक बार फिर पाकिस्तान का दौरा कर रही है, और स्क्वाड के हवाले से आपने बात की, 2 गेंदों का मेहमान रहा कल का मैच। वेन्यू डिसाइड करने पर भी तनकीद हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, ये हर शहर में बारिश है, लेकिन ये कुदरत का निज़ाम है। दूसरी बात आपने इमाद वसीम की मैं समझता हूँ कि सही फैसला था इमाद वसीम को, इसीलिए क्योंकि अगर ओपोनेंट की बात की जाए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की, तो वहाँ पर भी स्टार खिलाड़ी मौजूद नहीं है, नामवर खिलाड़ी मौजूद नहीं है। मुकाबला का मजा तब आता है जब दोनों तरफा जानदार प्लेयर्स मौजूद हो। जी, जानदार प्लेयर्स मौजूद हो तो मुकाबले की एक फिजा कायम होती है। अब आप अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ एक वीकर टीम पर हमला करने जाएंगे तो फिर आपको भी खेलने में मजा नहीं आएगा, और ये तरीकेकार भी सही नहीं है। लेकिन वैसे कल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि मैंने इसलिए आपसे पूछा कि हमारी टीम में शामिल होते थे, एक क्योंकि हमेशा पाकिस्तान की पॉलिसी रही है कि हम बैटिंग ऑलराउंडर के साथ जाते हैं और अमाद ज़बरदस्त बैटिंग भी करते हैं, लेकिन कल हमने देखा कि इब्रार अहमद को तरजीह दी गई है, और फिर आपके पास जब ऑलरेडी 4 स्पिनर्स मौजूद थे जो बॉल कर सकते हैं T20 के अंदर, उसके बावजूद आपने एक रेगुलर स्पिनर्स को टीम में शामिल किया। आप समझ रहे थे कि ये एक अच्छा फैसला था सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट का कल के मैच के लिए? लेकिन जब आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं तो फिर आपको इस तरह के फैसले करने पड़ते हैं। अब इब्रार अहमद की जहाँ तक बात है, वो पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, और मुझे लगता है कि सिलेक्शन कमेटी उनको देख रही है, उनको कैरी करेगी। तो जब आप कैरी करते हैं खिलाड़ी को, उसको कॉन्फिडेंस देना होता है, तो इन मैचेस में उसको मौका मिलना जरूरी इसलिए होता है। वो परफॉर्म करेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, फिर आगे वर्ल्ड कप है, उसकी बड़ी क्रिकेट है, और ऐसे ही नौजवानों को पाकिस्तान क्रिकेट की भी जरूरत है। जहाँ तक ऑलराउंडर की बात है तो भाई शादाब, मैं समझता हूँ कि वो भी एज ऑलराउंडर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं, उनकी भी बैटिंग बड़ी जबरदस्त रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि इमाद वसीम को जो है उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई, या मतलब वो फॉर्म में नहीं है, अच्छा नहीं खेल रहे हैं, उनको भी होना चाहिए। लेकिन जब आप ऐसी सीरीज में अगर यंग खिलाड़ियों को मौका देंगे तो इससे फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फायदा होगा। अगर ये विलियमसन या फुल स्ट्रेंथ की टीम होती न्यूजीलैंड की, तो मुझे लगता है कि बाबर आजम भी इमाद वसीम को मौका देते, और फिर एक वही स्ट्रेटेजी के शुरू में। चलें, आपने फुल प्लेयर्स के हवाले से बात की, तो वहां पर आपने 3 फास्ट बॉलर खिला दिए हैं, उन्हें भी तो मौका आराम दिया जा सकता था कल। बिल्कुल दिया जा सकता था, लेकिन हो सकता है कि क्या मतलब इसमें कप्तान की जो स्ट्रेटेजी थी कि बारिश था, और वेदर फॉरकास्ट था, और इस वेदर में पिंडी की पिचेस में फास्ट बॉलिंग को हमेशा जो है वो क्या कहते हैं, एज हासिल रहा है, मिलती रही है। जी बिल्कुल, एक एज मिलता रहा है फास्ट बॉलर्स की जहाँ तक बात है। तो मेरा ख्याल है कि उसी स्ट्रेटजी के साथ बाबर आजम गए होंगे, मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी, और जाना भी चाहिए क्योंकि फ्यूचर का हिस्सा है, आगे वर्ल्ड कप है, तो इन खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। हमने काफी अरसे से देखा था कि शाहीन शाह अफरीदी पहले ओवर में या शुरुआत के ओवर्स में विकेट लेने के लिए माहिर समझे जाते थे, लेकिन पिछले वर्ल्ड कप में भी देखें तो ये चीज नजर नहीं आई सामने। लेकिन कल के मैच में दिखा के दूसरी गेंद पर ही उन्होंने बोल्ड किया। तो अगर मोहम्मद आमिर होंगे तो जाहिर है कंपटीशन पैदा होगा, तो जो प्रेशर अगर शाहीन पे पड़ेगा वो आमिर रिलीज करेंगे, जो अगर आमिर पे पड़ेगा वो शाहीन वसीम शाह करेंगे,
तमाम ही तीनों बिल्कुल। बॉलर्स पर प्रेशर रहेगा। आप काफ़ी बातें अभी बाबर के हवाले से कर रहे हैं मोहसिन, तो मोहसिन ये भी बता दें, क्योंकि अगर कल मैच है पूरा होता तो हम ये भी देख लेते हैं कि आया पाकिस्तान के माजी में दो स्टार्स ओपन किया करते थे, रिजवान और बाबर। आप समझते हैं कि कल फिर इसी तरह बाबर और रिजवान ओपन करते दिखाई देते, या फिर बाबर साइम अयूब के साथ जा रहे होते? देखिए, मुझे लगता है कि बाबर हो सकता है कि रिजवान और साइम के साथ ही बेशतर खुद वन डाउन आते, लेकिन ज्यादातर चांसेस हैं कि बाबर और रिजवान ही ओपनिंग करेंगे। और ये सभी लोगों को इस चीज का इंतजार था कि अगर बैटिंग होती तो उसमें देखते हैं कि भाई ओपन करने कौन आ रहा है, क्योंकि आपके पास उस्मान खान भी ओपनर है, साइम अयूब भी ओपनर है, फिर मोहम्मद रिजवान भी ओपनर है, बाबर आजम भी ओपनर है। तो अब देखना ये है कि इस जंग में कौन ऊपर आता है और कौन नीचे आता है, लेकिन मुझे लगता है कि बाबर आजम और रिजवान ही ओपन करेंगे। चले बाबर और रिजवानी ओपन करेंगे। आखिरी सवाल कर लेता हूं आपसे मोहसिन, है क्योंकि काफ़ी बातें रही हैं विकेट कीपर्स के हवाले से और पाकिस्तान ने बड़े विकेट कीपर पैदा किए हैं, और ख़ासकर अगर बात करें तो कराची से भी हमारे पास बहुत विकेट कीपर आए। सरफराज अहमद के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आप समझ रहे हैं कि सरफराज अहमद का कैरियर ख़त्म हो गया, या सिर्फ आप टेस्ट मैच तक वो महदूद होते हुए नजर आएंगे? आया वहाँ पर भी सिलेक्शन कमेटी उनका इंतखाब करती है या नहीं करती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब प्लेयर ये चीज है ना, प्लेयर को खुद अंदाजा हो जाता है। अब एक इंसान है, उसको खुद मैंने पता इसलिए चल पूछा जाता है। क्योंकि लास्ट अगर हम देख लें ना, तो जिस तरह कोयटा ग्लेडिएटर से उन्हें कप्तानी से हटाया, फिर मैचेस उन्हें नहीं दिए, तो आप समझ रहे हैं कि मुस्तकबिल उनका किस तरह अब नजर आ रहा है? क्योंकि T20 में जहां पर बहुत ज्यादा इंहिसार करती थी कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम, वो भी अब खिलाने से कासिर नजर आ रही है सरफराज अहमद को। जी बिल्कुल, मैं इसी बात पर आ रहा था कि सरफराज अहमद की आपने बात की, फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स से काफी अर्सा वो कप्तानी करते रहे, फिर एकदम से ऐसा हुआ कि उनसे कप्तानी भी छीन ली गया और उन्हें डगआउट में भी बिठा दिया। तो मैं वही कह रहा था कि जब आप एक इंसान को, एक खिलाड़ी को खुद अपने बारे में पता चल जाता है कि भाई हाँ, उसमें अब कितनी कैपेबिलिटी है कितनी नहीं, अगर आप सही वक्त पर सही फैसला नहीं करेंगे तो फिर लोग इसी तरह आपको खुद से साइडलाइन करेंगे, और वो मैं समझता हूँ कि किसी भी खिलाड़ी के लिए, किसी भी इंसान के लिए बहुत बुरा होता है, क्योंकि उसकी सर्विसेज को फिर बुला दिया जाता है, या वो चीजें मद्देनजर नहीं रखी जाती। और रियलिस्टिक बात भी ये है कि जब तक परफॉर्मेंस होगी, फिटनेस होगी, आपको खिलाया जाएगा, आपको रिस्पेक्ट दी जाएगी, या वो मुकाम दिया जाएगा जिसको आप डिजर्व करते हैं। लेकिन जब ये चीजें नहीं होंगी तो जाहिर है ये एक बिजनेस भी है, अगर पाकिस्तान सुपर लीग देखी जाए और फिर खेल भी है, तो जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो दूसरे खिलाड़ी जो डगआउट में बैठे हैं उनको आगे लाना पड़ेगा। तो ये फैसला सरफराज अहमद को खुद ही कर देना चाहिए। मतलब अगर आप मेरी राय में पूछेंगे तो मैं समझता हूँ कि रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए सरफराज अहमद को खुद से। भली वो चाहें तो T20 क्रिकेट में या PSL में खेलते रहें, अगर उनको सही मौका लगता मिलता है रहा तो तो। उसके लिए उनके ऊपर, अगर वो अपनी गेम को इम्प्रूव करेंगे, अपनी शॉट्स को इम्प्रूव करेंगे, ऊपर के नंबरों पर आकर खेलेंगे, तो जाहिर है कि वो खेलते रहेंगे। लेकिन नीचे के नंबर पर आकर खेलेंगे, शॉट्स नहीं लाएंगे, जिस तरह साइम अयूब वगैरह नो लुक शॉट्स आ गए, मॉडर्न डे क्रिकेट बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है, यहाँ तक कि बाबर आजम को लोग कहते हैं कि वो उस तरह से नहीं खेल पाते जिस तरह मॉडर्न डे क्रिकेट आजकल चल रही है। तो फिर यही फॉर्मूला सरफराज अहमद के ऊपर भी फिट होता है। अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से अपने ऊपर मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो जाहिर है कि फिर आपको लीग क्रिकेट के कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग में भी जगह मिलेगी। अगर आप इस तरह मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से अपने आप पर वर्क नहीं करेंगे तो फिर आप डगआउट में बैठेंगे, या फिर इसी तरह लोग आपके बारे में बातें करेंगे। बातें करेंगे, तो लेकिन अब बहुत से क्रिकेटर्स मोहसिन है मुल्क छोड़कर भी जा रहे हैं, अमेरिका शिफ्ट होते हुए क्रिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं, और नौजवान खिलाड़ियों की तादाद भी आप देखें तो इस तरफ ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है, और साथ साथ सीनियर प्लेयर्स भी अमेरिका शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वहाँ से जो मुख्तलिफ लीग्स हो रही है उनको खेलने को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि सरफराज भी अब ज़्यादातर क्रिकेट बाहर खेलते हुए नजर आएंगे? देखिए, मैं वही कहूंगा कि सरफराज अहमद अगर अपने ऊपर काम करेंगे तो ही बाहर खेलते हुए दिखाई देंगे। नो डाउट क्रिकेट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है, या लीग क्रिकेट बहुत ज्यादा दुनिया भर में हो रही है, लेकिन आप देखेंगे लीग क्रिकेट अभी T100 हुई थी तो उसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान 4-5 साल से अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनको शामिल नहीं किया जा रहा, जबकि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के करंट कैप्टन है और एक करंट ओपनर है। इसकी वजह आप क्या समझते हैं? यही है कि अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से वो जो नए नए शॉट्स आ रहे हैं, नई नई जिद्दतें आ रही हैं क्रिकेट में, उस पर काम नहीं करेंगे तो फिर आप बाहर
अंदर भी नहीं खेल पाएंगे, ना मुल्क से बाहर आपको मौके मिलेंगे। चलें, वो अंदर भी नहीं खेल पाएंगे, मुल्क से बाहर भी उनको मौके कम मिलते हुए दिखाई देंगे। मोहसिन मेहदी, आपका बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का, और अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ मोहसिन मेहदी। जावेद इकबाल भट्टी साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे मोहसिन के, अब क्रिकेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। T20 क्रिकेट पे अगर बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेट आ गई है। बहुत से शॉट्स ऐसे हैं जो बाकायदा प्लेयर्स सीखते हैं, उस पर काम करते हैं। और लेकिन माजी में अगर सरफराज के हवाले से जिस तरह मैं उनसे पूछ रहा था, तो वो कह रहे थे कि उनके पास वो शॉट्स नहीं है जो इस वक्त मॉडर्न क्रिकेट के लिहाज से खेली जाती है। और बाबर पर भी तनकीद करते हुए वो दिखाई दिए कि बाबर के पास भी वो शॉट नहीं है, लेकिन बाबर इस पर काम कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि प्लेयर्स को मॉडर्न क्रिकेट के हवाले से जो है अपने शॉट सिलेक्शन बनाने पड़ेंगे? बिल्कुल मोइन भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब आपको पता है, हम यहाँ इसी प्लेटफॉर्म से काफ़ी अरसे से बैठ के यही कह रहे हैं कि अब T20 फॉर्मेट है, बिल्कुल बहुत फास्ट होगी, बहुत तेज़ क्रिकेट हो गई है। इसमें आप देख लें, वो शॉट खेले जा रहे हैं जो कभी क्रिकेट बुक में कभी तस्वर भी नहीं था कि ऐसे शॉट भी जो है वो किसी दिन क्रिकेट में देखने को मिलेंगे। अब आप देखें, कीपर के बिल्कुल पीछे जाके भी 6 लग रहा है, ये कौन सी क्रिकेट। तो ये आपको अपने ऊपर अप्लाई करेंगे ये शाट। इन शाटों पे जितना आपको महारत होगी उस तो ही आप इस क्रिकेट में कामयाब हैं, मॉडर्न क्रिकेट में कामयाब हैं। अब देखिए, आपने बाबर ने भी बहुत सी चीज़ें अब अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दी। उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट अच्छा कर लिया, कुछ शाटें लेकर आए हैं, फाइन लेग के ऊपर से खेलने वाली शाटें भी उन्होंने बिल्कुल नहीं लेकर आए। अब देखिए, 9 लुक शाट जो है, आपको पता साइम अयूब खेलता है, वो एक नाफे लड़का आया था, वो 9 लुक शाटें उसकी फेसबुक पे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन नाफे ने भी बहुत ज़्यादा मायूस किया। एक ही उन्होंने इनिंग्स खेली थी, उसके बाद बिल्कुल नाफे जिस तरीके से ऊपर उभरा था उसी तरीके से अब नाफे का पता ही नहीं कि कहाँ कौन सी क्रिकेट खेल रहे। तो ये सारी चीज़ें जब तक बात हुई है वक्त के साथ जो चलता रहेगा वो कामयाब है, नहीं तो वक्त आपका इंतजार नहीं करता, वक्त आप पे आगे निकल जाता है, वक्त कभी नहीं रुकता। यही चीज़ें जो मॉडर्न क्रिकेट में अगर वो अपने ऊपर आप अप्लाई करेंगे, आपके पास जदीद टेक्निक की शाटें आ जाएंगी जिस तरीके से आजकल क्रिकेट में चल रही हैं। और रिक्वायर्ड रन रेट, सबसे ज़्यादा अहमियत है रन रेट। अगर आप रन रेट को साथ लेकर चल रहे हैं, 8, 10, 11 से अगर आप खेल रहे हैं, तो ही आप इस क्रिकेट में कामयाब हैं, नहीं तो अब आपका इस क्रिकेट में कोई मुस्तकबिल नहीं है। आपको अब वो टेस्ट क्रिकेट के हवाले से जो आपके पास शाटें हैं वो टेस्ट क्रिकेट या वनडे में अप्लाई करती। T20 जो है आपको पता है बिल्कुल करंट गेम है, 5-5 ओवर के इसमें 4 फॉर्मेट है, उन्हीं में आपने स्कोर बोर्ड लगाना है, उन्हीं में आपने चेस पे जाना है। तो ये सारी चीजें जब तक आपके पास नहीं होगी तो लोग आपको याद करना ही छोड़ देंगे। अच्छा, याद करना छोड़ देंगे। कल एक टीम में शामिल हुआ इरफान खान नियाजी, गो के उसने PSL में 30-35 रन की बारी खेलते रहे, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट उनके 30-35 रन रहे। इसी बेस पे शायद उनकी सिलेक्शन भी हुई टीम के अंदर, और कल उन्हें जो है T20 कैप भी दे दी गई मैच में। तो आप समझ रहे हैं इरफान खान नियाजी को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप सर पे है। और मिडिल ऑर्डर पर अगर हम देखें तो 2-3 प्लेयर्स की हमें अभी भी ज़रूरत है कि वो मिडिल ऑर्डर पर आकर खेलें। हमने माजी में देखा कि इफ्तिखार पर काफ़ी बोझ रहा है, इफ्तिखार के बाद कोई ऐसा बैटर नहीं आया जो इस खिला को पूरा कर सके। कुछ अरसे के लिए हमने आज़म खान को ज़रूर मौका दिया, लेकिन आज़म खान भी मुकम्मल तौर पर जो है अपने बैट से रन उगलते हुए दिखाई नहीं दिए। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर एक जगह खाली नजर आ रही है इफ्तिखार के साथ कि यहाँ पर कोई उनका साथ देने वाला मिडिल ऑर्डर पे मौजूद हो, और इसलिए इरफान खान नियाजी को टीम में शामिल किया गया। और फिर साथ साथ उस्मान खान भी जो है इस पोजीशन पर मौजूद होंगे। तो आप 3 बैटर्स में आप समझ जाए जंग एक चल जाएगी। इफ्तिखार एज ए सीनियर है, फिर उस्मान और इरफान खान नियाजी टीम को अगर अच्छा परफॉर्म दे देते हैं तो वर्ल्ड कप के लिए उनका नाम आ सकता है। बिल्कुल मोइन भाई, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं। हमारी टीम में हमेशा से T20 फॉर्मेट में आपको पता है, देखिए रन्स तो ऊपर वाला मिडिल ऑर्डर भी कर देता है, टॉप ऑर्डर भी कर देता है, लेकिन अच्छा फिनिशर जो मैच फिनिश कर रहा था, इन लड़कों की बिल्कुल सीट खाली थी। और इसमें देखें, इरफान खान नियाजी ने PSL में 30, 35, 33 ये इनिंग्स खेली, लेकिन सबसे बड़ा जो उसका फायदा है, रन्स तो आपको पता लग रहे हैं, लेकिन वो मैच फिनिश कर आया। हमको बिल्कुल बहुत अरसे से जो इस जॉब की तलाश थी कि जो लड़का स्कोर भी करता हो और मैच फिनिश करने की सलाहियत हो। इन नंबरों पे आपको पता बहुत अरसे से हमारे लड़के, रन्स तो आजम खान भी कर देता, चाचा इफ्तिखार भी कर देता था, लेकिन मैच फिनिशर जो होता है वो एक अलग ही टेक्निक उस प्लेयर की होती है और बड़ी समझ बूझ रखने वाला प्लेयर चाहिए होता है इन नंबर्स पे, जो मैं समझता हूँ इरफान खान नियाजी
बहुत अच्छी चॉइस है। बहुत अच्छी चॉइस है, लंबी हिटिंग भी करता है। और फिर जिस तरह वो कराची किंग्स की तरफ से खेल रहा था और गो के उसे मौके ज़रूर मिले और उसने 30-35 रन की जब भी बारी खेली है, मैंने देखा कि वो प्रेशर में कराची किंग्स की तरफ खेलते हुए नजर आए थे। और इरफान खान नियाजी एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि एक उसे मौका फराहम किया जाए और फिर वो अपनी परफॉर्मेंस की बलबूते पर हमें भी उम्मीद है कि वो टीम में मुस्तकिल जगह बनाता हुआ नजर आता हुआ दिखाई देगा। तो इरफान खान नियाजी की तो बात हो गई, थोड़ी सी साइम अय्यूब के हवाले से बात कर लें। साइम अय्यूब बेशक अच्छी हिटिंग करते हैं, पावर प्ले में भी अच्छा खेलते हैं, बहुत से शॉट्स वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से लेकर आ गए हैं T20 में। और फिर जो 2-3 शॉट्स तो उनके पास ऐसे हैं जो शायद वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखते और जिसके बाद ऐसा लगता है कि बॉल बाउंड्री के बाहर चली गई है। तो आप समझ रहे हैं कि साइम अय्यूब को भी इस तरफ मुसलसल रन कर कर तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा कि मुसलसल उनसे भी रन नहीं हो पाता। जिस तरह फ़खर जमान भी एक इनिंग खेलते हैं, 4 इनिंग नहीं खेल पाते, तो साइम अय्यूब भी इसी तरह की बैटिंग करते दिखाई दे रहे हैं। जी मोइन भाई, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। साइम अय्यूब ठीक है, उसके पास बहुत अच्छे शॉट हैं, बिल्कुल अटैक करता है वो बॉलर के ऊपर। और फिर जो उसके 9 लुक शॉट हैं, आपको पता उसको इतना कॉन्फिडेंस है उन शॉट पे, वो शॉट खेलने के बाद देखना गवारा नहीं करता। उसको पता है कि बॉल जो है फील्डर तो क्या, ये बाउंड्री से भी कोसों दूर जाएगी। तो ये चीज़ें तो है, लेकिन असल आपको चाहिए तसलसल। तसलसल से अगर आप रन्स करेंगे तो टीम के काम आएंगे। अगर आप एक इनिंग में खेल रहे हैं, 2 इनिंग नहीं खेल रहे हैं, तीसरी में फिर रन्स कर देते हैं, तो वो सिर्फ आपके लिए है, वो जो है टीम के किसी काम नहीं आएगा। तो मेरा यही मशवरा होगा साइम के लिए भी कि भाई आपने जो रन्स करने हैं, बिल्कुल आपके पास तो बहुत शॉट हैं और अल्लाह ने आपको बहुत अच्छी जो है कलाइयाँ इस्तेमाल जो आप करते हैं और 9 लुक जो शॉट हैं उनका अप्लाई मैच में करें और कोशिश करें आप लंबी बारी खेलें, ना कि अब 30, 35, 40, 50 रन से करने के बाद। अक्सर ऐसा होता है साइम ने यहाँ 40 से 50 रन किए और उन्होंने आउट हो जाना। जिस दिन आप देखें साइम इस टेक्निक का बैट्समैन है, अगर सपोज करें वो बाबर के साथ ओपन करता है और किसी दिन वो पूरे 20 ओवर खेलता है, तो आप अंदाजा करें जिस क्लास का वो प्लेयर है, तो वो 100 या 150 रन बनाकर अकेला प्लेयर जो है ये 100 या 150 रन बना सकता है। असल थोड़ा सा पेशेंट चाहिए उन्हें। अब सीनियर होता जा रहा है लड़का, जो अब सीखने के मराइल से आगे आ गया है। सीखना तो आखिर तक खत्म नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से पब्लिक ने, अवाम ने, जो उनके फैंस हैं, उनसे तवक्कुआत लगा ली हैं, तो मैं यही चाहूंगा कि साइम जो है कोई अच्छी इनिंग तराशना शुरू कर दे। ये नहीं है कि एक में 50 किए तो दूसरे में 0, नहीं, आपको तसलसल के साथ रन्स करने होंगे अगर आपको फैन फॉलोइंग बढ़ानी है। और पाकिस्तान क्रिकेट की देखें, अभी आप 2-3 प्लेयर जो नए यंग जनरेशन आ रही, वो पाकिस्तान टीम की जान बनते जा रहे हैं और आगे जिस तरीके से वर्ल्ड कप आ रहा है, तो मैं ये चाहूंगा कि इनको कोई लंबी बारी ऐसी खेलनी चाहिए, यादगार इनिंग्स 1 से 2 ऐसी इनिंग्स खेल दें कि पूरी दुनिया में आपके नाम का डंका बजे, पूरे दुनिया में नाम का डंगा बजता दिखाई दे साइम अय्यूब का। और जिस तरह के बैटर्स हैं, लंबी बारी खेल सकते हैं, शॉट्स उनके पास बड़े अच्छे हैं। 20 ओवर्स की क्रिकेट में वो अपना लोहा भी मनवा चुके हैं जिस किस्म के वो शॉट्स खेलते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की टीम के लिए एक अलमिया ये है कि पाकिस्तान के लिए लंबी बारी खेलने वाले फ़खर जमान आउट ऑफ फॉर्म है। तो फ़खर जमान को आप समझ रहे हैं कि इस सीरीज़ के अंदर मैं समझता हूँ, ज़ाती जो मेरी राय है, फ़खर जमान को तमाम ही मैचेस देने चाहिए ताकि वो अपनी फॉर्म को जो है बाकायदा तौर पर बहाल कर सकें। जी मोइन भाई, आप तो ये कह रहे हैं कि उसको तमाम ही मैच देने चाहिए। लाहौर कलंदर ने भी PSL में तमाम ही मैच उनको दिए थे, सिवाय एक इनिंग्स के उन्होंने कोई इनिंग्स नहीं खेल के दी। ठीक है, बैड पैच हर प्लेयर पर आता है, बड़े प्लेयर को सिर्फ एक इनिंग्स की ज़रूरत होती है और वो टच में आ जाता है। तो आगे चल के हो सकता है T20 में 2-3 मैचेस के बाद उन्हें ये चांस देंगे और वनडे में तो डेफिनेटली फ़खर को चांस देंगे। और फ़खर जमान का यही है कि बैड पैच आता प्लेयर पे, एक अच्छी इनिंग्स की ज़रूरत है। जिस दिन फ़खर ने वो इनिंग्स खेल दी वो टच में आ जाएगा और हमें ज़रूरत भी है वर्ल्ड कप से पहले फ़खर जमान की एक अच्छी इनिंग्स की। और एक फंसा हुआ मैच, थोड़ा सा दिलचस्प होता हुआ मैच जिस दिन पाकिस्तान ने जीत लिया, तो ये सारे प्लेयर जो हैं माशाल्लाह अभी भी सब स्कोर कर रहे हैं, आउट भी कर रहे हैं बॉलर, लेकिन फ़खर जो है हमारे लिए बहुत अहमियत अख्तियार कर गया, क्योंकि उसकी इनिंग्स आपको पता है फ़खर वाहिद वो प्लेयर है, वो तन तनहा पूरा मैच निकाल के ले जाता है। ये तो आपने पास में भी देख चुके हैं। तो फ़खर पे भी इंशाल्लाह 1-2 मैचेस का, जिस दिन उसको चांस के इन किया, उसने एक बारी खेलनी है और वो आ जाएगा टच में। चलें, बारी खेलनी है और टच में आ सकते हैं, लंबी बारी की ज़रूरत है। फ़खर को वर्ल्ड कप से कबल है, हमारी भी दुआ है कि फ़खर फॉर्म में आ जाए, क्योंकि बहुत
ज़्यादा ज़रूरत होगी एज ए सीनियर प्लेयर फ़खर जमान की इनिंग, क्योंकि अगर हम देखें तो फ़खर काफ़ी अरसे से लंबी बारी खेलने में नाकाम रहे, जिसके बायस अब वो टीम से थोड़ा सा इन आउट होते हुए भी दिखाई दे रहा है। और फिर उन पर प्रेशर भी अब होगा, क्योंकि अब उस्मान खान टीम के अंदर है, इरफान खान नियाजी टीम के अंदर हैं, और फिर जिस तरह परफॉर्मेंस कर रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर खासकर PSL में, क्योंकि जिन खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस की है, गो के अभी उन तमाम ही खिलाड़ियों को यहाँ पर इस सीरीज़ के अंदर रूटीन पॉलिसी के तहत बाकायदा तौर पर मौके भी फराम किए जाएंगे। उस मौके के फराम करने से कबल अगर फ़खर जमान मुकम्मल फॉर्म में आ जाते हैं, फ़खर जमान लंबी बारी खेल लेते हैं इस सीरीज़ के अंदर, तो पाकिस्तान के लिए खुशाइंद होगा, क्योंकि उस्मान खान को भी PSL में चेक किया जा चुका है, साथ साथ साइम अय्यूब अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उन्हें भी चेक हो चुके हैं, और फिर इरफान खान नियाजी ने भी अपनी परफॉर्मेंस दे दी है। और यहाँ पर अगर फ़खर जमान अच्छी कारकर्दगी दिखा देते हैं तो टीम में मुस्तकिल जगह बनती हुई उनकी दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ हम इफ्तिखार अहमद के हवाले से भी बात करेंगे, बड़ी लंबी बारी खेले हैं, बड़े लंबे हिटर के तौर पर माने जाते हैं, और पाकिस्तान सुपर लीग में भी उन्होंने भरपूर तौर पर परफॉर्मेंस दी है। तो इस सीरीज के अंदर आप समझ रहे हैं कि इफ्तिखार तो आपके पास है, चेक हो चुका है, आप समझ रहे थे इफ्तिखार को थोड़ा सा आप आराम का मौका फराम कर दें, क्योंकि इफ्तिखार मुस्तकिल टीम का रुकन होगा वर्ल्ड कप के लिए, ऑटोमेटिक चॉइस है। और इस सीरीज के अंदर नौजवान प्लेयर्स को जिस तरह 2-3 और भी प्लेयर्स हैं उन्हें मौका फराम कर दिया जाता तो वो ज़्यादा बेस्ट होता। बिल्कुल मोइन भाई, इससे मैं आपसे एग्री करता हूँ कि अगर आप इफ्तिखार अहमद को रेस्ट भी दे देते हैं, नए प्लेयर को चेक करें, आपको देखें इस पूरी पाकिस्तान टीम में अगर कोई बहुत लंबे छक्के और पक्के छक्के मार सकता है तो इफ्तिखार अहमद के रूप में आपके पास मौजूद है, और उस पर तो आपको कोई शक व शुबा है नहीं। इफ्तिखार अहमद तन तना जब मूड में होता है तो आपको पता है कि उसका जब बल्ला चलना शुरू होता है तो 6 पे 6 लगाना शुरू कर देता है। तो इफ्तिखार अहमद तो आपको पता मुस्तकिल रुकन है हमारी टीम के, आप उन्हें रेस्ट भी दे सकते थे, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि बाबर आजम और हमारी जो मैनेजमेंट है वो चाह रही है कि हमारा जो स्क्वाड है फुल फ्लैश हम इन्हें चेक कर रहे हैं, जितने भी हमारे औजार है सारे चेक कर लिए जाएं वर्ल्ड कप आने से पहले पहले। तो ये पॉलिसी हो सकता है, यहाँ तो इंतज़ामिया मैनेजमेंट यही चाह रही है कि नहीं, हमने जो अपना कॉम्बिनेशन बनाना है वो पूरे का पूरा हम न्यूजीलैंड पर ही आजमा लें, और उसके बाद हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो कि भाई इस नंबर पे कौन खेलेगा, इस नंबर पे कौन खेलेगा। अभी जिस तरीके से आप फ़खर जमान की बात कर रहे थे, देखें उस्मान खान जो आया है फ़खर जमान के नंबर पे वो बैटिंग करने जाएगा, चौथे नंबर पे। अब ओपन तो जो फ़खर जमान से नीचे ही आ गया, चौथे नंबर पे उस्मान खान की जो परफॉर्मेंस होगी वो फ़खर जमान को भी और मैच दिलाएगी। और इंशाल्लाह जिस तरीके से आमिर की वापसी हुई है और आमिर के आते ही शहनशाह और इनमें मुकाबले का रुझान बढ़ेगा, इसी तरह हमारे बैट्समैन, आपको पता है कि बैट्समैनों में भी रुझान बढ़ेगा। उस्मान खान नया है, डेब्यू है उसका, और सीनियर फ़खर जमान का भी हक बनता है कि वो भी स्कोर करके दे टीम को। और मैं ये देख रहा हूँ जिस तरीके से कॉम्बिनेशन बन गया पाकिस्तान टीम का, और जितने भी दस्तियाब जो आपको पता जो आपका पूल था उसी में से आपने वो पैर उठाने टीम के लिए, और जल्द से जल्द वर्ल्ड कप से पहले आपको पता अब तो मेरे ख्याल 11 मैच रह गए, एक मैच तो बारिश की नजर हो गया, और ये कल जो दूसरा मैच होने जा रहा है इसमें भी मुझे लगता है कि कोई बारिश की अमल दखल की कोई पेशन गोई नजर आ रही है। अल्लाह करके कल का मैच कंप्लीट हो तो पाकिस्तान टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो तैयार होकर सामने आ जाए, और जिस तरीके से आपने देखा नए प्लेयर्स आए हैं और जिनका डेब्यू हो रहा है वो भी चेक हो जाए। मोहम्मद आमिर बड़े अरसे बाद आए, तकरीबन 1328 दिन के बाद कल आमिर पहली दफा ग्राउंड में थे मैच के लिए, और ये क्या कीजिए कि मैच ही कंप्लीट नहीं हुआ, और वो नए लड़के जिनका डेब्यू था उनकी भी हसरत ही रहेगी। तो अब आप ये बताएं कि आया जो दूसरा मैच होगा इनमें से कोई चेंजिंग बनती है किसी की? देखें बिल्कुल जावेद साहब, कल के मैच के हवाले से अगर हम बात कर ले तो कल जो मैच है खेला गया उसमें जो पाकिस्तानी स्क्वाड था वो एक ही सिर्फ प्लेयर के वजह से तनकीद का निशाना बनता दिखाई दिया कि अहमद वसीम को टीम में शामिल नहीं किया गया। फिर पाकिस्तान मैनेजमेंट भी जावेद साहब ये कह चुकी है कि जहाँ पर जो जूनियर्स प्लेयर्स हैं उन्हें ज़रूर मौका फराम किया जाएगा, और इसी रूटीन पॉलिसी के तहत हम देख रहे हैं कि दीगर प्लेयर्स को भी मौका फराम किया। उम्मीद करते हैं कल की विकेट के हिसाब से मैनेजमेंट ने फैसला किया कि इब्रार अहमद को टीम में शामिल किया जाए, फिर 3 फास्ट बॉलर शामिल किए जाए। आने वाले मैचेस है क्योंकि अब खेले जाने, पिंडी में एक और मैच है, फिर लाहौर में बाकायदा तौर पर मैचेस का आगाज हो जाएगा। तो लाहौर की विकेट और पिंडी की विकेट में थोड़ा बहुत फर्क है, और यहाँ पर हम देखेंगे हो सकता है पाकिस्तानी टीम क्योंकि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हमारे पास मौजूद नहीं है, इसी बेस पर शायद हम 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं। अगर कोई फास्ट बॉलर
टीम के साथ ऑलराउंडर मौजूद होता तो हो सकता था कि पाकिस्तानी टीम 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाती, एक ऑलराउंडर के तौर पर वहां पर मौजूद होता कोई फास्ट बॉलर। लेकिन यहां पर हम देखते हैं स्पिनर्स की तादाद हमारे पास बहुत है, तो आया हम क्योंकि कल का मैच भी था और कल शायद ऐसा लगता था कि उस विकेट पर जहां पर स्पिनर अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते थे वहां पर, इसलिए इब्रार को टीम में शामिल किया गया। फिर 4 स्पिनर्स हमारे पास टाइम और शादाब के अलावा तमाम ही 2 जो स्पिनर्स थे वो टाइम के हवाले से बॉल करते थे, उन्हें मौका फराहम किया जाता था। लेकिन मैं समझता हूं जाती तौर पर कि फखर जमान को टीम में जरूर शामिल होना चाहिए, फखर जमान को मुकम्मल सीरीज देनी चाहिए ताकि वो अपना जो फॉर्म है, जो आउट ऑफ फॉर्म रह चुके हैं, वो फॉर्म में आ जाए और पाकिस्तान के लिए यही बेहतर होगा, क्योंकि बाहर की विकेटों पर फखर थोड़ी सी तेज विकेट होगी तो फखर वहां पर लंबी पारी खेल सकते हैं। अगर वहां पर हम देखते हैं कि दीगर पाकिस्तानी बैटर फंसते हैं, लेकिन जब थोड़ी सी तेज विकेटें मिलती है पाकिस्तान को, वहां पर पाकिस्तानी बैटर्स में कोई बैटर अच्छी कारकर्दगी दिखा सकता है तो वो फखर जमान है। तो जावेद साहब है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास टाइम भी थोड़ा सा शॉर्ट है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। इसी के साथ अपने प्रोग्राम को अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।